तो फिरोज मलिक ने आगे बढ़ते हुए कहा, गौतम जी, मैं आपके लिए गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम करके आया हूँ। आप उसी में ही घर चले जाइए। नहीं फिरोज, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए इतना सोचा, लेकिन मैं कैब से ही चला जाऊंगा। दीपशिखा के सामने दिखाने के लिए सौरभ ने कहा, अरे नहीं गौतम, तुम क्यों ऐसे ही कैब में धक्के खाते हो जाओगे? मैं और नील गाड़ी मंगवा लेते हैं ना, तुम उसी में चले जाना। हमारी गाड़ी तो खैर अवनी ले गई होगी, लेकिन हम लोग गाड़ी मंगवा लेते हैं, तुम हमारे साथ ही घर चलो। गौतम ने उन दोनों को इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं चला जाऊंगा। आप लोगों को मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गौतम वहां से आगे बढ़ा और जाते हुए दीपशिखा की तरफ उल्टे कदमों से आया और बोला, थैंक यू दीपशिखा, अपना ख्याल रखना। गौतम की ये बात सुनकर दीपशिखा की आंखों में आंसू आ गए और वो बुलेट ट्रेन की तरह दौड़कर पार्टी हॉल में चली गई, जहां पर वो सीधा बार एरिया में गई और उसने एक रेड वाइन ली। याशी वहीं टेबल पर बैठी थी और उसने जैसे ही देखा कि दीपशिखा वहां पर आई है, वो उसकी तरफ गई और उसने दीपशिखा से कहा, यहाँ पर ऐसे ही खड़ी मत रहो, आओ यहाँ पर आकर टेबल पर बैठ जाओ। दीपशिखा की आंखें लाल थीं और उसकी आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे और वो याशी की बात मानकर टेबल पर जाकर बैठ गई। यहाँ दूसरी ओर अवनी और गीता ने हॉस्पिटल के पास वाले ज्वेलर्स से नेकलेस लेकर पैसे कैश ले लिए थे और उन्हें अस्पताल में जमा करवाकर अनिल को डिस्चार्ज करवा लिया था। जब अनिल गाड़ी तक जा रहा था तब उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था और उसने कहा, मेरी बच्ची अवनी, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं इतने दिनों से तुम लोगों से ठीक से नहीं मिला था। अवनी ने भी ऊपर ऊपर से मुस्कुराते हुए कहा, हम भी आपको देखकर बहुत खुश हैं। आप जानते हैं, मैं कब से आपको ठीक देखना चाह रही थी। ऐसा बोलते हुए अवनी जोर से रोने लगी और अवनी अनिल से जाकर चिपक गई। अनिल ने अवनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? मेरी अवनी तो कभी भी इतनी कमजोर नहीं थी और अब तो तेरे डैड ठीक हो गए हैं ना, तो फिर अब तू परेशान क्यों है? तुझे अब कौन सी चिंता खाई जा रही है? गीता का चेहरा एकदम गुस्से में लाल था और वो अवनी को घूरे जा रही थी। अवनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं डैड, बस आप इतने दिनों बाद मिले हैं ना, तो आपको गले लगाकर अपने सामने हंसता मुस्कुराता बोलता हुआ देखकर और हमारे साथ चलता हुआ देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। चलिए घर चलते हैं। जब अवनी अनिल को लेकर गाड़ी के नजदीक पहुंची तब गाड़ी को देखते ही अनिल ने कहा, ये गाड़ी तो हमारी नहीं है अवनी, ये तो सौरभ की गाड़ी है। तुम इसमें क्यों मुझे लेने आई हो? सब ठीक है ना? और मुझे गौतम भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ है? मुझे लगा कि वो गाड़ी में मेरा वेट कर रहा होगा। उसने अस्पताल में मेरी इतनी आओ भगत करी है, इतनी सेवा करी है, मुझे बताओ कहाँ है वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। गीता ने अनिल का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहा, बस करो जी, चुप रहो। इतना बोलना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और उस नमक हराम का तो नाम ही मत लो, भूल जाओ उसको, वो हमारी लाइफ से निकल गया है। अनिल ने जब गौतम के बारे में सब बातें सुनी तो वो हैरान हो गया और उसने कहा, निकल गया? इसका क्या मतलब है? अवनी बताओ, तुम्हारी माँ ने पीछे से फिर कोई नया हंगामा किया है ना, और अब उसे फंसा रही है ना? यार, अब उसने ऐसा क्या कर दिया? अवनी, तुम तो समझदार हो ना, तुम्हें अपनी माँ को समझाना चाहिए था। अच्छा, इसलिए तुम तब से टेसुए बहाए जा रही हो ना? अरे बेटा, रोने के बजाय अपनी शादी को संभालने की कोशिश करो। क्यों बात बात पर बिफर जाना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। अवनी ने मुस्कुराते हुए बात को कवर करने की कोशिश की। नहीं नहीं डैड, आपको तो मॉम का पता ही है ना, वो मजाक कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आज आप घर इतने दिनों बाद जाने वाले हैं ना, तो इससे गौतम घर पर ही आपका इंतजार कर रहा है। आपके लिए वो तरह तरह की डिशेस प्रिपेयर कर रहा है। अनिल कोई रिएक्शन देता उससे पहले ही गीता बोल पड़ी, पहले तू गाड़ी में बैठ, फिर मैं सच बताती हूँ। मॉम प्लीज, अभी डैड को इतनी मुश्किल से होश आए, वो ठीक हुए हैं और आप उन्हें एक और झटका देकर उनकी हालत खराब करना चाह रही हो। अनिल उन दोनों के एक्सप्रेशंस को देखकर समझ गया था कि बात बहुत ही सीरियस है। उसने वहीं अस्पताल के आगे तमाशा क्रिएट करने के बजाय अवनी और गीता की गाड़ी में बैठने का इंतजार किया। जब वो लोग निकल पड़े तो अनिल ने रास्ते में कहा, देखो अवनी, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी हर रग से वाकिफ हूँ और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है
कि तुम मेरी वजह से परेशान नहीं हो, बल्कि जो बात गीता ने अभी कही है उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मुझे बताओ क्या बात है? अपने डैड को नहीं बताओगी? गीता ने अनिल से कहा। अरे आप अभी ठीक होकर आए हैं, आपको क्या पता पीछे से क्या क्या कांड हो चुका है। मैं आपको हर एक बात बताती हूँ। इस वक्त अवनी गीता को बोलने से रोक नहीं पाई, क्योंकि वो खुद को ही लाचार महसूस कर रही थी और उसके मन में बार बार गौतम के अगल बगल खड़ी रिया और दीपशिखा की तस्वीर आ रही थी, जिससे वो अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। गीता ने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा, एक तो तू गाड़ी रोते हुए मत चला, ऐसे रो रही है जैसे वो मर गया हो। काश वैसा होता तो सबके लिए बेहतर होता। मॉम प्लीज सोच समझ कर बोला कीजिए। आपको गौतम पसंद नहीं है, ठीक है, मेरी उससे तलाक की बात हुई, ठीक है, लेकिन कम से कम किसी को मारने का हक आपको नहीं है। वो जो भी उसने किया उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी। अनिल ने जैसे ही तलाक वर्ड सुना वो हैरान होकर पूछने लगा, तलाक? गौतम और अवनी का तलाक? तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या करवाने चली हो? अजी तुम क्या जानो क्या हुआ है, पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद अपनी कोई कमेंट्री देना। जितनी देर अवनी ड्राइविंग कर रही थी उतनी देर में गीता ने हर एक बात शुरू से लेकर एंड तक अनिल को बताई, और कई बातें तो उसने कुछ ज्यादा ही नमक मिर्च लगाकर बताई। लेकिन अवनी का ध्यान इनमें से किसी भी बात पर नहीं था, क्योंकि वो तो गौतम के दिए हुए धोखे से ही उबर नहीं पा रही थी। वो लोग कुछ ही देर में घर पहुंच गए। अनिल पूरी कहानी सुनकर बहुत हैरान था और वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। गीता ने कहा, बस समझ गए ना, चलो अब घर आ गया है, अब अंदर चलकर आराम करो। इसलिए अब कोई तुम्हारे लिए खाना नहीं पका रहा अंदर, गौतम नहीं है। अब उसे न देखकर हैरान ना हो जाना, इसीलिए मैंने तुम्हें एक एक बात बता दी ताकि तुम्हें घर पहुंचने के बाद कोई झटका ना लगे। वो तो भाई सा और नील थे जिन्होंने हमारा साथ दिया, वरना तुम्हारे बिना तो हम दोनों औरतों को लोग बेसहारा समझकर ना जाने क्या क्या ताने कस रहे थे। अवनी बिना कुछ ज्यादा सुने अनिल को कमरे में लिटाकर अपने रूम में भाग गई और उसने अपना कमरा लॉक कर लिया। यहाँ रास्ते में गौतम कैब में बैठ चुका था और उसने अपने साइड का शीशा खोला हुआ था। ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर लग रही थी और उसके मन में सिर्फ एक ख्याल था, और वो था अवनी का। वो मन ही मन बोला, आखिर अवनी को मैं अपनी बात कैसे समझाऊंगा? लेकिन मुझे उससे बात करनी ही होगी, उसे समझाना ही होगा कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। देखते ही देखते गौतम घर पहुंच गया था। उसने कैब वाले को पैसे दिए और वो वहां से निकल गया। वहीं दूसरी ओर टेबल पर दीपशिखा को एक के बाद एक पैग लगाते हुए देखकर याशी परेशान होकर बोली, बस भी कीजिए दीपशिखा, और कितना पिएंगी? आपको तो न जाने इस गौतम से कितने अच्छे लड़के मिल जाएंगे, फिर क्यों आप उसके पीछे देवदासी बन रही हैं? दीपशिखा नशे में जरूर थी, लेकिन उसे याशी की सब बातें अच्छे से समझ आ रही थी, और उसकी बात सुनकर उसने एक और पैग लगाया और कहा, अच्छे लड़के माय फुट, तुम इतने वक्त से मेरे साथ हो, मेरी एक अच्छी दोस्त भी हो। तुम्हें कैसे लगता है कि मुझे गौतम से अच्छा लड़का मिल जाएगा? हाँ? क्या आज तक हमें गौतम से कोई अच्छा लड़का मिल पाया? नहीं ना। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि गौतम से अच्छा लड़का इस दुनिया में मौजूद है? अरे तुमने तो गौतम को जानने की कोशिश नहीं की, और मेरा दावा है कि अगर तुमने गौतम को अच्छे से समझने की कोशिश की ना, तो तुम भी उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करोगी। तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। याशी को दीपशिखा की बातें सुनकर ऑक्शन का टाइम याद आया, जब प्रोफेसर राघव को गलत साबित करके गौतम ने उसे इम्प्रेस किया था, और याशी ने भी वाइन का एक गिलास गटक लिया। वहीं अब गौतम मेन डोर के बाहर खड़ा था। उसे बहुत टाइम बाद ऐसा फील हो रहा था कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अवनी और उसकी फीलिंग्स को नहीं। उसे यह भी डर था कि गीता ने अवनी को तलाक के लिए और भड़काया होगा। पहले तो वो यूं ही बातें करती थी, अभी तो उसे रिया और दीपशिखा के कारण अच्छा मौका भी मिल गया था। इतनी आसानी से वो ये टॉपिक को छोड़ेगी नहीं। गौतम तो श्योर था कि गीता का बस चले तो वो उसे घर के अंदर भी ना घुसने दे। इनफैक्ट वो तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तक गीता ने उसका बोरिया बिस्तर भी बाहर फेंकवाया होगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया था गीता ने। लेकिन मोस्टली वो इस कारण होगा कि वो खुद इतना काम थोड़ी करेगी। वो गौतम से ही उसके बैग्स पैक करवा के घर से निकालने का वेट कर रही होगी।
दरवाजे के दूसरी तरफ गौतम के लिए क्या इंतजार कर रहा होगा, उसका टेंशन लेते हुए गौतम ने चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। गौतम को पक्का यकीन था कि ये गीता ने किया होगा। एक गहरी सांस लेते हुए गौतम ने डोरबेल बजाई। गौतम के सामने दरवाजा खुला और वहां पर और कोई नहीं बल्कि गीता थी, जो मुस्कुरा रही थी। गौतम ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो मन ही मन बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये क्या हो गया है? इनके हाथ पीछे की तरफ हैं। कहीं इनके हाथों में कोई डंडा या बेलन तो नहीं, जिसे लेकर मेरे सिर पर अभी मार दें? गौतम ऐसा सोच तो रहा था, लेकिन उसकी नजरें ऊपर की तरफ थीं, मानो वो अवनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। गीता ने गौतम का हाथ पकड़ते हुए उसे प्यार से अंदर बुलाया और सोफे पर बिठाया। दामाद जी आइए, बैठिए बैठिए। क्या खातिरदारी करूं आपकी? चाय, कॉफी, ठंडा क्या लेकर आऊं आपके लिए? अरे जो आप कहेंगे वो आपके लिए पेश हो जाएगा। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। गौतम को कुछ भी जवाब देने में हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गीता का उसके प्रति क्या रवैया है। थैंक यू मम्मी जी कि आप मुझसे इतना सब कुछ पूछ रही हैं, लेकिन अरे लेकिन क्या दामाद जी, लेकिन वेकिन थोड़ी चलता है। ये आपका ससुराल है, यहाँ पर तो आप रिक्वेस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर कीजिए। आखिर जमाई का तो हक होता है ससुराल में आकर अपना रुआब झाड़ने का। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ कि आज तक हम आपको वो सब नहीं दे पाए जो इस घर के जमाई राजा होने के नाते आप डिजर्व करते हैं। मैं सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि इस घर में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ज्यादती मैंने ही आपके साथ की है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जमाई राजा। गीता के मुंह से जमाई राजा सुनकर गौतम को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दिया हो, और गीता के एक्सप्रेशन से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उसे ताना दे रही है। गौतम 2 सेकंड्स के लिए इधर उधर देखने लगा कि वो अपने ही घर में है ना, और उसके सामने उसी की सुपर विलेन जैसी सास कहीं गिर विर के उनकी याददाश्त तो नहीं चली गई। इसलिए गौतम ने हैरानी से पूछा, मम्मी जी आप ठीक तो हो ना? गौतम के साथ ये आज क्या हो रहा था? क्या गीता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, या कि अचानक बदले अंदाज को गौतम समझ नहीं पा रहा था। गीता ने फिर से कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जमाई राजा। मम्मी जी प्लीज, मैंने तो आपकी कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। अरे ये तो आपका बड़ा दिल है कि आपने मेरी बातों का कभी बुरा नहीं माना, वरना बुरा मानने वाले तो जाने किन किन छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं। आप बोलो तो सही, क्या खाएंगे? थके हुए लग रहे हैं। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मुझे सिर्फ अवनी के पास जाने दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। गौतम अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन गीता उसे रोक लेती है। अरे अवनी की चिंता क्यों करते हैं जमाई राजा? वो मेरी बेटी है, उसे समझाना मेरी जिम्मेदारी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ही उससे आपकी बात करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। प्लीज 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 1 मिनट रुकिए। इतने सालों में पहली बार अपनी इतनी खातिरदारी होते हुए देखकर गौतम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसी घर में हो रहा है जहां उसे 2 टके का समझा जाता था और बातें सुनाई जाती थी। ये सब भी उसकी सास कर रही थी, जो सबसे ज्यादा उसके पीछे पड़ी रहती थी। गौतम इन सब ख्यालों में गुम था कि तभी गीता एक ट्रे के साथ आती है। गौतम ने जब ट्रे देखी तो कहा, अरे मम्मी जी ये क्या, आप तो चाय कॉफी जूस तीनों ही ले आई। मैं तीनों एक साथ नहीं पी सकता, मैं वैसे भी कुछ नहीं पीना चाहता। ऐसे बोलते हुए गौतम की नजरें ऊपर वाले फ्लोर पर थीं, जहां के कमरे का दरवाजा दूर से बंद दिखाई दे रहा था। गीता गौतम के आगे आकर खड़ी हुई और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे जमाई राजा क्यों शर्मिंदा करते हैं? आज तक आपने हमारी खातिरदारी करी, आज जब हमें मौका मिल रहा है तो आप हमसे ये मौका छीनना चाहते हैं। अगर मैंने अपने जमाई की खातिरदारी ना करी तो मुझे नर्क में जाना होगा। आप चाहते हैं मैं नर्क में जाऊं? लेकिन मम्मी जी आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? बेटा मुझे करने दो ऐसी बात। अगर मैंने इस तरीके से बात नहीं की तो मैं अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज
इनमें से कुछ तो ले लो। अरे जो वेस्ट होता है होने दो। आप जमाई राजा हो, आप जिसको स्वीकार करें जिसको ना करें, ये सब आपके ऊपर है। इसी के साथ गीता बिस्किट नमकीन की एक और ट्रे भी लाई, जिसके अंदर 5 तरह के बिस्किट और नमकीन थे। अरे जमाई राजा, खाली जूस ही पियेंगे क्या? ये चिप्स आपके लिए है, नमकीन आपके लिए है, बिस्किट ये बेकरी वाले बिस्किट लीजिए, ये बड़े अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। गौतम मन ही मन बोला, आज तक तो ये बिस्किट मुझसे छुपा कर रखे जाते थे ताकि मैं इसमें से एक भी पीस ना ले लूं, और आज मेरे सामने पूरी की पूरी ट्रे ही सजा कर रख दी है। अवनी, काश तुम अपनी माँ का ये रवैया देख पाती। लेकिन इनको आखिर हुआ क्या है? ये ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई इनकी चाल जरूर है। मुझे तो लग रहा है कि ये मीठी छुरी बनकर मेरे पेट में खंजर घोंपने वाली हैं। गौतम ने अपनी बात गीता के सामने रखते हुए कहा। मम्मी जी, आप समझने की कोशिश करिए। इस वक्त मेरा अवनी को समझाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा तलाक हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। गीता ने गौतम को अपने कदमों से उठाते हुए कहा। अरे जमाई राजा, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपके चरण कहाँ हैं? मैं आपके पाँव पड़ लेती हूँ। ऐसा कहकर गीता गौतम के कदमों में लेट गई। गौतम को पक्का यकीन हो गया था कि या तो गीता की याददाश्त चली गई है या तो ये कोई खतरनाक प्लान का पार्ट है। बाहर से इतने शोर शराबे की आवाज की वजह से अनिल धीमे कदमों से बाहर चलते हुए आया और कहा, अरे गीता, इतना शोर क्यों है? और गौतम को देखते ही वो बोला, अरे गौतम, तुम यहाँ? ऐसा बोलते हुए अनिल न एक्साइटेड था और न ही गुस्सा, बस वो गौतम को वहां देखकर सरप्राइज था। वो गौतम से बोला, अभी तो मुझे गीता की आवाजें आ रही थी, वो कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रही। अनिल कमरे की तरफ खड़ा था तो सोफे के पीछे गौतम के कदमों में लेटी हुई गीता उसे दिखाई नहीं दी, और गौतम ने जब अनिल को देखा तो कहा, अरे डैडी जी, आप यहाँ? आप डिस्चार्ज हो गए? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद आपको लेने के लिए आता। अनिल धीमे कदमों से वहां आने लगा और गौतम ने गीता को उठाया और कहा, मम्मी जी प्लीज उठ जाइए, डैडी जी आ रहे हैं। उन्हें मुझे सहारा देने के लिए जाना है, उनको चलने में तकलीफ हो रही है। गौतम तुरंत गीता को उठाकर सोफे पर बिठाने के बाद अनिल की तरफ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे सोफे पर लेकर आया। आइए डैडी जी, आपने बताया नहीं, अब आप कैसे हैं? उधर ऊपर वाले कमरे में अवनी को आवाजें आ रही थी कि गौतम नीचे आ चुका है, लेकिन वो गौतम के सामने आना नहीं चाहती थी और वो गुस्से में अपने कमरे में चक्कर मारने लगी और मन में कहा, आखिर क्यों आया है ये? मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जो भी हो, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। वहीं नीचे अनिल ने गौतम को जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूं बेटा, मुझे लगता है तुम भी एकदम ठीक होगी। देखो, मुझे गीता ने बताया जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना कि तुम दोनों तलाक ले लो। गीता ने अनिल को रोकते हुए कहा, अरे तलाक कैसा? क्यों इस बच्चे के पीछे पड़े हुए हो? मैंने अभी इसके सामने जूस, चाय, कॉफी रखी है, वो जूस पी रहा है और आप फिर इसके पीछे पड़ गए हैं। उससे कम से कम नमकीन तो ले दीजिए। और आपको मैंने कहा ना कि आराम कीजिए, फिर आप दोबारा यहाँ चले आए। गीता की बात सुनकर गौतम और अनिल दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी गीता मुस्कुराई और गौतम के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, पता है आपसे रहा नहीं गया होगा, हमारा दामाद तो खरा सोना है। इसके जैसा तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी मेरी अवनी के लिए नहीं मिलेगा। अनिल उस वक्त ट्रे से जूस लेकर पी ही रहा था कि गीता की बात सुनकर अनिल के हाथ से जूस का ग्लास छूट गया, लेकिन गौतम ने उसे लास्ट मिनट में पकड़ लिया। इस बात से खुश गीता ने गौतम की बलैया लेते हुए कहा, वाह वाह जमाई राजा, आपने तो इन पे जूस गिरने से बचा लिया। अवनी कितनी नसीब वाली है। अनिल अभी भी गीता के कारण शॉक में था, लेकिन अब गौतम को अवनी के पास जल्द से जल्द जाना था। गीता ये सब क्यों कर रही है? वो ये गुत्थी बाद में भी सुलझा सकता था। वहीं गीता मन ही मन खुश हो रही थी ये सोचकर कि उसका प्लान काम कर रहा है। दरअसल कुछ टाइम पहले जब गीता अनिल और अवनी के साथ घर आ गई थी,
गीता ने सौरभ को कॉल किया था ये जानने के लिए कि उनके जाने के बाद पार्टी में क्या हुआ। सौरभ ने उसे एक एक बात बताई कि किस तरह दीपशिखा गौतम के साथ टेंट में गई, उसके बाद रिया आई और गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने ये बताई कि कैसे गौतम से मिलने के बाद ही दीपशिखा उनकी डील के लिए मान गई। अपनी बात खत्म करते हुए सौरभ ने कहा, भाभी मुझे लग रहा है कि ये गौतम कुछ और ही चीज है। हमारे लिए ये बेशक नाकारा निखट्टू हो, लेकिन अमीर तितलियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं। सौरभ ने स्कीम को एक्सप्लेन करते हुए कहा, देखिए भाभी, मैंने प्लॉट्स तो ठीक ठाक रेट पर उससे खरीद लिए हैं, लेकिन अब मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अगर हम मित्तल खानदान के साथ डील करते हैं और हमारी पार्टनरशिप होती है तो 80% प्रॉफिट अग्रवाल इंडस्ट्रीज को होगा। और आप जानती हैं कि 80% प्रॉफिट होने का क्या मतलब है, और मैं आपको वादा करता हूं कि उसमें से 50% प्रॉफिट मैं आपको दूंगा। अब गौतम घर आने के लिए निकल गया है, मेरी बात मानिए तो उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। हमें इस वक्त गौतम को अपनी मुट्ठी में रखना बेहद जरूरी है, तो अपना वो जो तीखा रवैया है ना, उसे कंट्रोल करिए। मैंने भी दीपशिखा के आगे गौतम को बहुत मक्खन लगाया है और मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत बर्बाद हो। अब मेरा प्लान आपके हाथ में है, मैं कुछ ही देर में वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं। आपको मेरी बात समझ तो आ गई है ना? गीता 50% प्रॉफिट सुनकर इतनी खुश हो गई थी कि वो किसी भी कीमत पर यह डील करवाना चाहती थी। इसलिए गीता गौतम के साथ ये सब नाटक कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सौरभ की अपनी खुद की भी एक अलग प्लानिंग चल रही थी। सौरभ और नील को कैब मिल चुकी थी और वो दोनों अनिल के घर पहुंचने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सौरभ ने कहा, नील, अब देख अग्रवाल इंडस्ट्रीज का नाम न सिर्फ जोधपुर शहर में बल्कि पूरे स्टेट में होगा। नील ने टेंशन में पूछा, लेकिन डैड आप 80% में से आधा प्रॉफिट जो है वो गीता आंटी को दे देंगे, तो क्या इसके बावजूद भी ये सब हो पाएगा? सौरभ ने नील के गाल पकड़ते हुए कहा, तू मेरा बेटा है और अभी तक मेरी चाल नहीं समझ पाया। अरे ये तेरे चाचा, चाची, अवनी और गौतम तो सिर्फ मेरे लिए मोहरा है, मोहरा। तूने देखा नहीं वो दीपशिखा कैसे एक पागल आशिक की तरह गौतम के इर्द गिर्द घूम रही थी? अरे वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। जब वो आधे दामों में प्लॉट दे सकती है तो कुछ भी कर सकती है। चल तुझे राज की बात बताता हूँ, ये जो 50% का वादा मैंने तेरी चाची से किया है ना, वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ खोखले वादे हैं। अरे एक बार ये गौतम दीपशिखा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले, बस फिर तो ऐश है। सारा का सारा 80% का प्रॉफिट अपने नाम करवा लूं। हमने एग्रीमेंट थोड़ी ना बनवाया है कि आधा प्रॉफिट शेयर हम इन लोगों को दे देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि 80% शेयर सिर्फ अग्रवाल इंडस्ट्रीज के नाम होंगे और अभी वो हमारे हाथ में है। बस तेरे लिए इतना ही जानना काफी है। अब जैसा मैं कहूं वैसे ही करना, ठीक है? समझ गया ना? नील ने जवाब देते हुए कहा, डैड बिल्कुल समझ गया, बहुत ही होशियार हैं आप। ऐसा कहकर उन दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने एक दूसरे के हाथों पर ताली मारी। कुछ ही देर में वो लोग अवनी के घर पहुंचे। डोरबेल की आवाज आते ही गौतम एज यूजुअल दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन गीता उसे रोक देती है। अरे जमाई राजा, ये सब काम आपको शोभा नहीं देता। मैं देखती हूँ, आप तब तक कुछ खा पी लो। गीता दरवाजा खोलने गई और गौतम मौका देखकर अपने कमरे की ओर जाने ही लगा था कि गीता ने सौरभ और नील के लिए दरवाजा खोला। अरे भाई साहब, नील आओ ना। सौरभ और नील को वहां देखकर गौतम एक पल के लिए हैरान हो गया। वो टेंशन में आ गया कि कहीं ये दोनों तलाक के पेपर्स लेकर तो नहीं आ गए। उसने सौरभ के हाथ में दूर से पेपर्स देख लिए थे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह दिख रहे थे। गीता ने भी गौतम को कमरे की ओर जाते हुए तब तक देख लिया था और उसे रोकते हुए वापस हॉल में ले आई। वहीं हॉल में जैसे ही सौरभ और नील ने देखा कि अनिल सोफे पर बैठा हुआ है, सौरभ ने नील को आंख मारी और उसके बाद वो सीधा अनिल के पास दौड़ा दौड़ा गया। अनिल, तुम कैसे हो? तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। असल में मैं खुद तुम्हें डिस्चार्ज करवाने के लिए अस्पताल आने वाला था। वैसे तुम्हें इस तरह बैठे हुए देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अनिल अपने भाई की फितरत अच्छे से जानता था और उसे लग रहा था कि सौरभ दिखावा कर रहा है, इसलिए उसने एक सपाट सा चेहरा बनाते हुए बोला, हाँ ठीक हूं, बैठ जाओ यहां आकर। नील, तुम भी बैठ जाओ। लेकिन सौरभ ने वो कागज
गीता के हाथों में पकड़ाया और कहा, लीजिए भाभी, ये रहे वो पेपर्स, इसके बारे में हमारी बात हुई थी। अनिल ने जैसे ही पेपर्स को देखा तो कहा, पेपर्स? किस चीज के पेपर हैं ये? गीता ने वो पेपर गौतम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए जमाई राजा, अब आप इस खानदान के इकलौते दामाद हैं, तो हमारे प्रति आपका फर्ज बनता है ना, या नहीं? देखिए इस पेपर को, आपको सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट दीपशिखा से साइन करवाना है। बस इतना सा काम कर दीजिए और आपका तलाक रुकवाना वो मेरे हाथ में है। गीता की बात सुनकर गौतम को गुस्सा आ गया और उसने सोचा, एक माँ होकर अपने फायदे के लिए ये औरत कितना गिर सकती है। पता नहीं वहां कमरे में अवनी की क्या हालत हो रही होगी, और यहाँ ये औरत भी ना। अब क्या होगा आगे? क्या गौतम उन पेपर्स पे रिएक्ट कर पाता? उससे पहले उसने अवनी को देखा। अवनी को देखते ही उसके हाथ से पेपर छूट गया। दरअसल अपने कमरे में जैसे ही अवनी ने सुना कि उसकी माँ तलाक रुकवाने की बात कर रही है, वो तुरंत कमरे से भागकर हॉल में आ गई और गुस्से में गीता से कहा, तलाक रुकवाना? आप कौन होती है तलाक रुकवाने वाली? मॉम, जब मैं चाहती थी कि तलाक ना हो तब आप तलाक करवाने के पीछे पड़ी हुई थी, और अब जब मैं इस आदमी के असली रंग देखकर तलाक चाहती हूँ तब आप चाहती हैं कि आपकी बेटी एक अय्याश आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारे। अवनी के मुंह से अपने लिए अय्याश शब्द सुनकर गौतम को बहुत चुभा। अवनी, अभी तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। फौरन अपने कमरे में चली जाओ। किसने कहा तुम्हें कमरे से बाहर आने के लिए? वहीं बैठी रहो। गौतम अवनी की तरफ बढ़ा। अवनी प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं तुम्हें सारी बातें क्लियर करने आया हूँ, सब समझाने आया हूँ। मेरी बात एक बार तो सुन लो। मुझे तुम्हारे जैसे दोगले आदमी की एक भी बात नहीं सुननी है, और मेरी तरफ आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो जो भी सामान मिलेगा उससे तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। इसीलिए मुझसे दूर होकर खड़े रहो। अनिल ने अवनी को टोकते हुए कहा, बेटा, तुम्हें ये संस्कार तो मैंने नहीं दिए। तुम किस तरह से अपने पति से बात कर रही हो? जो भी हो वो तुम्हारा पति है। वो कह रहा है कि तुमसे बात करके मामला सॉर्ट आउट करना चाहता है, तो कर लो ना। पर डैड, आप कुछ नहीं जानते। आपको मालूम नहीं कि जब आप हॉस्पिटल में थे तो पीछे से हमने क्या क्या नजारे देखे। आपको मार्केट से पिक करने की जगह वो रिया से मिलने गया। मैंने इस बात को भुला दिया, लेकिन आज घर में रहने वाला था, लेकिन मुझसे झूठ बोलकर होटल में था, वो भी रिया और एक और नई लड़की के साथ, दीपशिखा मित्तल। मैंने इसे सिंपल आदमी समझा था, पर ये तो प्ले बॉय निकला। तलाक तो मैं लेकर रहूंगी। गौतम बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था। वो अवनी के पास जाना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, लेकिन अवनी उसे अपने आसपास ही नहीं आने दे रही थी। वो अपनी और अवनी की दूरियों को आखिर कैसे मिटाएगा? तभी गौतम के एक्सप्रेशंस को देखकर गीता ने वो पेपर्स उठाए और गौतम के आगे रखते हुए कहा, जमाई राजा, ये काम कर दीजिए, तलाक अपने आप रुक जाएगा। अवनी ने उन पेपर्स को झट से लिया और पेपर्स को पढ़ते ही गीता को गुस्से से कहा, छी मॉम, आप इतना गिर सकती हैं सिर्फ पैसों की लालच के लिए? आप मेरा तलाक इसीलिए रुकवा रही है? अपने और चाचू ने खूब सोचा होगा ना कि दीपशिखा गौतम की बात मानती है, तो इससे काम निकलवाने के लिए आप लोग इससे ऐसे पेश आ रहे हैं। मॉम, पैसे के लिए आप इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आपके मन में इतनी लालच भरी हुई है कि आप अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा रही है। छी मॉम, मैंने आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आखिरकार आप मेरी माँ हैं। चलिए, इनका तो समझ आता है कि ये लोग मेरे सगे नहीं हैं, लेकिन आपको तो मेरे बारे में दिल से सोचना चाहिए, एक मॉम बनकर सोचना चाहिए। गीता ने गुस्से में अवनी को चुप कराते हुए कहा, माँ बनकर ही सोच रही हूँ। अगर माँ बनकर ना सोचा होता तो ये सब ना करवाती। अब गीता ने थोड़े सख्त लहजे में गौतम से कहा, और मिस्टर जमाई राजा, आपसे मैं बहुत देर से तमीज से पेश आ रही हूँ, तो अब उसकी कदर कीजिए और मेरा ये काम करवाइए। ये साइन हो जाना चाहिए, वरना आपके और दीपशिखा के अभी हमारे आने के बाद टेंट में जाकर चोंच लड़ाने के किस्से भी मैंने बड़े सुने हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसको पूरे शहर में फैला दूं? अवनी ने जैसे ही गौतम और दीपशिखा के टेंट में एक साथ जाने की बात सुनी, वो और टूट गई और वो रोते हुए कमरे की ओर जाने लगी। सुनो मेरी बात अवनी, प्लीज सुनो। इन लोगों की बातों का विश्वास मत करो प्लीज। अवनी दौड़ते हुए
अपने कमरे की तरफ जा रही थी, वो रोते हुए चिल्लाई, तुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है गौतम, यहाँ से निकल जाओ। ऐसा बोलकर अवनी ने दरवाजा जोरों से बंद कर लिया। गौतम ने जब देखा कि अवनी ने जोर से दरवाजा बंद कर लिया है, तब वो ऊपर कमरे में जाने के लिए और अवनी से दरवाजा खुलवाने के लिए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी पीछे से गीता ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, कहाँ जमाई राजा, कहाँ जा रहे हैं? मम्मी जी, मैं अवनी के पीछे जा रहा हूँ। मुझे एक बार देख लेने दीजिए। वो बहुत परेशान लग रही है। कहीं वो गुस्से में कुछ ऐसा वैसा कर बैठी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्लीज मुझे ऊपर जाने दीजिए। तुम अगर ऊपर जाओगे भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जब से वो आई है तब से कमरे में यूं ही बंद है। वो तो नीचे का शोरगुल सुनकर यहाँ पर आ गई थी। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो गौतम, तुम्हें जो मैंने कहा है तुम्हें वो करवाना होगा। गौतम ने इस बात को इग्नोर किया और वो अभी भी अवनी के कमरे की तरफ ही देखे जा रहा था। सौरभ वहां पर खड़ा हुआ था और उसने भी गीता की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो गौतम, अगर तुम चाहते हो कि अवनी तुम्हारी दोबारा हो जाए और तुम्हारे और अवनी के बीच में सारे फासले मिट जाएं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होगा जो भाभी ने तुम्हें पकड़ाया था। अगर तुम ये काम करते हो तो न सिर्फ तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हिस्सा मैं तुम्हारी सासू माँ को दूंगा, जिसकी बात मैं उनसे पहले ही कर चुका हूँ। इसलिए मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ो और इस पर दीपशिखा से साइन करवाओ। और अगर तुमने इस पर दीपशिखा से साइन नहीं करवाए तो मजबूरन हमें तुम्हें और अवनी को अलग करना होगा। अनिल वहीं बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा था और उसे बिल्कुल नहीं सुहा रहा था कि सौरभ जैसा मतलबी आदमी उन लोगों के फैमिली मैटर्स में दखलंदाजी करे। इसलिए उसने सौरभ को चुप कराते हुए कहा, देखिए, आप यहाँ पर आए जरूर हैं, हमारे मेहमान हैं, लेकिन याद रखिए ये मैटर हमारी फैमिली का है और मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी पर्सनल मैटर में कोई भी बाहर वाला आकर बोले। गीता को पता था कि उसे सौरभ से फायदा होने वाला है, इसलिए अगर उससे जरा भी ऊंची टोन या गलत रवैया रखा गया तो उसके हाथ से डील जा सकती है। इसलिए उसने अनिल को टोकते हुए कहा, तुम भी ना, लगता है तुम्हारे सिर पर दवाइयों का असर हो गया है। भाई साहब तो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अगर होटल के अंदर आज हमारा साथ ना दिया होता तो पता है कितनी बड़ी परेशानी में फंस जाते हम। अनिल ने गीता की ओर सिर्फ गुस्से से देखा और कहा, मैं सब जानता हूं क्या हो सकता है और क्या नहीं, और ये मेरे घर का मैटर है। याद रखना, अभी मैं जिंदा हूं, मैं जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन तुम फैसला लेना, लेकिन अभी इस घर के सारे फैसले लेने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। भगवान की कृपा से मुझे होश भी आ गया है, तो प्लीज मुझे मेरे फैमिली मैटर्स को डिस्कस करने दीजिए, और अगर आप लोगों का हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सौरभ को पता था कि अनिल इस वक्त अस्पताल से आया है और अभी अगर उसने अनिल से कोई पंगा लिया तो एक तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है, और दूसरा अगर अनिल के सिर पर यह बात ज्यादा चढ़ गई तो वो गौतम को उससे मिलने से भी रोक सकता है और गीता को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए सख्ती से इनकार कर सकता है। इसलिए उसने वक्त की नजाकत को समझते हुए अनिल से कहा, अनिल, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इसे इतना नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारी फैमिली में होगा। मुझे लगता है तुम हमें तो अपनी फैमिली का हिस्सा समझते नहीं हो। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं और नील तो यहाँ पर सहानुभूति से आए थे, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा बोलते हुए सौरभ ने गीता की तरफ इशारा किया और गीता समझ गई कि सौरभ उसे इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद अपडेट करने के लिए कह रहा है। गीता भी बोली, ठीक है भाई साहब, आप घर चले जाइए, अगर आपकी जरूरत होगी तो आपको खुद बुलाऊंगी। सौरभ ने कहा, अच्छा भाभी, हम चलते हैं, आप लोग फिर अपना पारिवारिक मामला संभालिए, बता दीजिएगा कोई भी परेशानी हो तो। ऐसा कहकर सौरभ और नील ने सभी से विदा ली और वहां से निकल गए। गौतम फिर से अवनी के कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि गीता उसके रास्ते में फिर से आ गई। मम्मी जी, डील की बातें बाद में कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ऊपर क्यों नहीं जाने दे रही हैं? अवनी मेरी बीवी है, जो भी हो हम दोनों मियाँ बीवी हैं, और आप इस तरह मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकती। अरे जमाई बाबू, मैं आपको कहाँ रोक रही हूँ? मैंने कहा ना, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं दिल से अब तुम्हारी कदर करने लगी हूँ। ये देखो, ये रहा वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर।
इस पर तुम्हें दीपशिखा के साइन कैसे भी करवाने हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? गीता को टोकते हुए अनिल ने कहा, नहीं गौतम, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी अवनी का गुस्सा शांत होगा और तुम्हारी उससे बात होगी, तो अगर वो तुमसे तलाक की बात करे तो उसे सीरियसली मत लेना। और ये साइन वाइन कराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। किसी पेपर पर कोई साइन कराने की जरूरत नहीं है। समझ गई तुम? गीता ने अनिल से कहा। तुम्हें पता ही क्या है, अभी अभी तुम हॉस्पिटल से आए हो और आते ही तुमने चिक चिक चालू कर दी। थोड़ी देर शांति से बैठे रहो ना। मैं बच्चे को समझा रही हूँ कि उसकी शादीशुदा जिंदगी के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। मम्मी जी, डैडी जी, आप लोग गुस्सा मत कीजिए। देखिए, मैं अवनी को बहुत चाहता हूँ, उसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। लेकिन अनिल पहले से ही चिढ़ा हुआ था, इसलिए उसने गौतम की बात को मिसअंडरस्टैंड करते हुए उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा, लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है गौतम। मेरी बेटी को अगर चाहते हो तो उसे बिना किसी कंडीशन के प्यार करो, वरना ऐसी कंडीशंस लगाने के लिए तो 100 लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन तुमने भी तो मौका दिया है अपनी हरकतों से, कभी दीपशिखा कभी रिया। ऐसा कहकर अनिल सोफे से खड़ा हुआ और लंगड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। गौतम अनिल के पास गया और बोला, डैडी जी आराम से चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपने अपनी दवाइयाँ ले ली हैं? अनिल ने कहा, तुम्हारी सास को कॉन्ट्रैक्ट पेपर से फुर्सत मिले तो मुझे कोई दवाई दे देना। गीता दूर से चिल्लाई, अरे आ रही हूँ दवाई देने। मेरी तो जिंदगी ही खराब कर दी है। कभी हॉस्पिटल में धक्के खाओ, कभी दवाइयाँ खिलाओ। पता नहीं ये अमीर बनने का मेरा सपना इस जन्म में पूरा होगा भी या नहीं। ऐसा बोलते हुए गीता कमरे में गई। जमाई राजा, अब हमें इजाजत दें तो हम मियाँ बीवी आपस में कुछ बात कर लें। अपनी तशरीफ जरा बाहर ले जाइए, हम लोगों को आपस में कुछ पर्सनल बात करनी है। जी मम्मी जी, मैं बाहर ही जा रहा हूँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अवनी से बिना उसकी इजाजत के मिलने की जरूरत नहीं है। जब तक वो खुद दरवाजा नहीं खोलती आप ऊपर नहीं जाएंगे, वरना अवनी का गुस्सा तो इन 3 सालों में तुम जान ही गए हो। अभी वो सिर्फ तलाक की बात कर रही है। उसकी मर्जी के बगैर अगर तुम उसके सामने गए तो तुम्हारा हाथ खींचकर लॉयर के पास वो खुद लेकर जाएगी। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, तो मेरी बात मानो। अगर तुम तलाक नहीं चाहते हो तो। गौतम ने गीता की बात से हामी भरी और कमरे से बाहर चलाया और मन ही मन बोला, अवनी ने दरवाजा तो बंद कर दिया है। मम्मी जी सही बोल रही हैं। अवनी को इस वक्त कुछ भी समझाना बेकार है। मुझे उसे कूल डाउन होने का वक्त देना ही होगा। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। लगता है आज की रात यहीं सोफे पर काटनी पड़ेगी। चलो, एक तरीके से इन लोगों की मेहरबानी भी है कि कम से कम मुझे यहाँ सोफे पर सोने की जगह मिल रही है। पता नहीं क्या हाल कर देती वो। गौतम सोफे पर लेटा हुआ था और उसने अपनी एक बाजू अपने सिर पर रखी हुई थी और वो अवनी और अपने उन रंगीन पलों के ख्वाब देख रहा था जब उन्होंने गीता को एयरपोर्ट से रिसीव करने के टाइम रास्ते में जाते वक्त कितनी प्यार भरी बातें करी थी। गौतम के करीब आकर अपने पीछे से कंबल बाहर लाती है और उसके एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस कंबल से गौतम की सांसें रोकना चाहती है। तभी गौतम मुड़ा और गीता को अपने इतने करीब देखकर चौंक गया। मम्मी जी, आप क्या कोई काम है आपको? ये कंबल कहाँ लेकर जाना है बताइए? अवनी के रूम में? अरे नहीं जमाई राजा, कैसी बातें कर रहे हैं। मेरा दामाद यहाँ सोफे पर ठंड में ठिठुर रहा है और मुझे क्या चिंता भी नहीं होगी। बस आप ही के लिए ये कंबल लेकर आई हूँ। इसे अच्छे से ओढ़ लीजिए, आपको बेहतर महसूस होगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं एकदम ठीक हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ये कंबल अवनी को दे दीजिए। अरे उसकी चिंता मत करो, उसके पास वैसे ही काफी सारी रजाई और कंबल है। ये तो मैं खास तुम्हें देने लाई हूँ। ये तुम्हारे सामने टेबल पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रखे हैं। याद रखना, तुम्हारा तलाक तभी रुक सकता है जब तुम इस पेपर पर दीपशिखा के साइन करवाओगे। और ऐसा ना हो कि साइन करवाने के लिए तुम काफी दिन और महीनों का इंतजार करो। मुझे ये पेपर जल्द से जल्द साइन किए हुए चाहिए। हो सके तो कल सुबह ये पेपर साइन करवा देना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा रिश्ता अवनी के साथ तो समझो गया बच्चू।
लेकिन लेकिन मम्मी जी, डैडी जी तो अभी ये सब मना करके गए हैं ना। अरे उन्हें क्या पता क्या सही है और क्या गलत। उनको बिजनेस की इतनी सूझबूझ नहीं है, तभी तो इधर उधर जाकर छोटी छोटी मार्केट में अजीब से आदमियों को पकड़कर अपनी पुरानी चीजें बेचकर पैसे कमाते रहते हैं। अरे उनको बिजनेस सेंस नहीं है। जब भी वक्त मिले कॉन्ट्रैक्ट पेपर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पता है कि इस ड्रामे के अंदर अवनी को समझाने के चक्कर में तुमने अभी तक ये पेपर नहीं पढ़े हैं। इन्हें गौर से पढ़ो और पढ़कर अगर तुम्हें समझ आए या ना आए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट इस पर दीपशिखा के साइन हो जाने चाहिए और इसे एक तरीके से अपनी सास का ऑर्डर ही समझो। चलो गुड नाइट, सो जाओ अब अच्छे से। ऐसा कहकर गीता गौतम के ऊपर कंबल उड़ाकर वहां से चली गई। गौतम ने सोचा, पता नहीं आखिर इनको क्या हो जाता है। पल में तोला पल में माशा। अभी एकदम से तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रही थी और दूसरे ही पल ऑर्डर झाड़ने लगी। इनका कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारी वजह से क्या क्या सहन कर रहा हूं अवनी, और तुम ही मेरे करीब नहीं हो। क्या किस्मत है मेरी। यहाँ जहाँ गौतम की नींद उड़ी हुई थी वहां अवनी के दिल को भी चैन नहीं था। वो भी अपने कमरे में पागलों की तरह चक्कर लगाई जा रही थी और मन में एक ही बात बोली जा रही थी, गौतम ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैंने उसके साथ तो कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया था, फिर भी उसने दो लड़कियों की वजह से मुझे चीट किया। ऐसा क्यों किया गौतम ने? अगर वो मुझसे आजाद होना चाहता था तो ऐसे ही कह देता। मैं कल के कल ही तलाक के पेपर्स बनवाऊंगी और गौतम को उन्हें साइन करने के लिए दे दूंगी। गौतम की रात ड्राइंग रूम में और अवनी की रात अपने कमरे में जैसे तैसे कटी। सुबह बर्तनों की खिटपिट सुन के ड्राइंग रूम में लेटे हुए गौतम की नींद खुली और सबसे पहले उसकी नजर ऊपर कमरे पर गई जिसका दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजे को खुला हुआ देखकर गौतम की बाँछें खिल गईं और उसने मन ही मन कहा, यस, दरवाजा खुला हुआ है। लगता है अवनी ने मुझे माफ कर दिया। अभी उसे जाकर मिलता हूँ। गौतम ने जब किचन की तरफ देखा तो पाया गीता वहां पर बर्तन निकाल रही थी, जिस वजह से वहां खिटपिट थी। गीता काम कर रही थी। ये विजुअल बहुत ही रेयर था, लेकिन वो बिना गीता से कुछ कहे ऊपर जाने लगा। जब वो ऊपर दौड़कर गया, उसने खुले दरवाजे के जरिए कमरे में झांका, तब उसे अवनी कहीं दिखाई नहीं दी। शायद अवनी वॉशरूम में होगी। यहीं बैठकर अवनी का इंतजार करता हूँ। लगभग 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन अवनी बाहर नहीं आई। गौतम ने मन ही मन सोचा, अवनी इतनी देर से अंदर क्यों बंद है? शावर की आवाज भी नहीं आ रही है। कहीं उसने कुछ कर तो नहीं लिया? गौतम के मन में बुरे ख्याल आ रहे थे, इसलिए वो दौड़कर वॉशरूम की तरफ गया और उसने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, अवनी। अंदर से कोई भी आवाज न आने पर गौतम ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया। अवनी, मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा दीपशिखा और रिया से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी। गौतम ने दरवाजे पर 2-3 बार जोर से अपना कंधा दे मारा ताकि दरवाजा खुल जाए, लेकिन वो दरवाजा इतना टाइट था कि वो 2-3 बार जोर से धक्का देने पर भी नहीं खुला। इसलिए गौतम 4-5 कदम पीछे गया और दौड़ता हुआ आया और इस बार उसने अपने दोनों हाथों से दरवाजे पर जोरदार धक्का मारा, जिसकी वजह से वो दरवाजा खुला। लेकिन अंदर का नजारा देखकर तो गौतम हैरान हो गया। ये क्या? यहाँ पर तो अवनी है ही नहीं। कहाँ चली गई? गौतम पागलों की तरह कमरे में इधर उधर देखने लगा, लेकिन अवनी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। इसलिए वो चिल्लाता हुआ सीढ़ियों से ड्राइंग रूम में गया। अवनी, अवनी, कहाँ हो तुम? गौतम की आवाज सुनकर अनिल कमरे से बाहर आया और उसने कहा, क्या हुआ गौतम बेटा, क्यों बार बार अवनी का नाम दोहरा रहे हो? आखिर क्या हुआ है? डैडी जी, अवनी अपने कमरे में नहीं है। घर में भी कहीं नहीं दिख रही है। मुझे टेंशन हो रही है। इतनी सुबह कहाँ चली गई वो? अनिल धीमे कदमों से गौतम के पास गया और उसने गौतम को सोफे पर बिठाकर और खुद भी सोफे पर बैठकर कहा, अरे गौतम बेटा, असल में ना तुम्हारी सास नहीं चाहती थी कि अवनी सुबह उठे और दोबारा से तलाक का राग आलापना शुरू कर दे, इसलिए उसने ऑफिस के टाइम से पहले ही अवनी को इस घर से रवाना कर दिया। उसने सुबह सुबह ही अवनी को ऑफिस भेज दिया ताकि वो तुमसे तलाक के बारे में कोई बात न कर पाए। ऐसा बोलकर अनिल अपने कमरे में वापस चला जाता है। वहीं गौतम सोच में पड़ता है कि वो अवनी को कैसे अप्रोच करे। तभी उसकी आंखें पेपर्स पर जाती हैं जो गीता ने कल टेबल पर रखे थे।
इस वक्त मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाने से बेहतर कोई आइडिया नहीं लग रहा है। अगर मेरा काम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को साइन करवा कर हो जाता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? वैसे इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा क्या है जिसके लिए ये लोग पागल हो रहे हैं? असल में कल से हो रहे हंगामे की वजह से गौतम का बिल्कुल मन नहीं हुआ कि वो एक बार भी उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को पढ़ ले। अब उसने जब वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाया तो उसमें लिखी कंडीशंस को पढ़कर गौतम हैरान हो गया और मन ही मन कहा, ओह अच्छा, तो इसलिए मम्मी जी बार बार इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को साइन करवाने पर जोर दे रही हैं। अग्रवाल इंडस्ट्रीज के नाम 80% प्रॉफिट है और इसलिए कल वो दोनों बाप बेटा भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाने के पीछे पड़े हुए थे और इसी का ही वो लोग 50% मम्मी जी को देने की बात कर रहे थे। समझ गया, मुझे इन लोगों की सारी चाल समझ आ गई है। ये लोग मुझे मोहरा बनाकर दीपशिखा से साइन करवाना चाहते हैं ताकि ये लोग मालामाल हो जाएं। तो ठीक है, फिर इस वक्त मुझे भी यही बेहतर आइडिया लगता है। मैं अवनी को इसके अलावा किसी सूरत में नहीं पा सकता और अगर दीपशिखा के साइन कराने से मेरा फायदा होता है तो क्यों नहीं। ऐसा सोचने के बाद गौतम कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर सीधा घर से बाहर निकल गया और वो गाड़ी को चलाकर एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां पर उसने फोन मिलाया। हेलो मुंशी जी, मुझे आपसे एक काम है। देखिए, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं जिस पर मैं मित्तल खानदान के ऑथराइज सिग्नेटरी से साइन चाहता हूँ। वैसे मुझे ये सिग्नेचर दीपशिखा से चाहिए थे, लेकिन मैं उससे बार बार मिलना नहीं चाहता, इसीलिए आप ये काम जल्द से जल्द करवाइए। मुंशी जी ने गौतम की बात का जवाब देते हुए कहा, जी छोटे हुकुम, जैसा आप कहें। वैसे बुरा न माने तो एक बात पूछूं, जैसा आपने अभी कहा कि आप दीपशिखा से दोबारा नहीं मिलना चाहते, तो क्या उससे इन दिनों पहले मिले हैं? ऐसा बोलते हुए मुंशी रुक गया और गौतम ने सवाल करते हुए कहा, मैं उससे बिजनेस के सिलसिले में एक बार मिला था, लेकिन आप क्या बता रहे थे? मुंशी जी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, नहीं, वो पिछले दिनों मित्तल ग्रुप में कुछ खलबली मची थी और उसके बाद दीपशिखा सीधे जोधपुर के लिए निकल गई। शायद उनका वो कोई घरेलू मामला था या फिर बिजनेस से रिलेटेड। मैं पूरी बात नहीं जानता, छोड़िए। मुंशी जी, हमें वो जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं अभी आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स की एक पीडीएफ बनाकर दे रहा हूँ और आप मुझे इस पर सिग्नेचर करवा कर दीजिए ताकि मेरा काम आगे बन सके। साइन करवाने के लिए मुंशी जी ने कुछ देर का वक्त मांगा और गौतम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। लगभग 15 मिनट में मुंशी जी ने पीडीएफ साइन करवा के गौतम के पास भेज दिया। यस, मेरा काम हो गया। अब अवनी को मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ घर में अनिल ने गीता से कहा, तुम क्या करती फिर रही हो? अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी माँ हो तुम? पहले तुम तलाक करवाने के पीछे पड़ी हुई थी और अब तुम्हारी संगत में रहकर तुम्हारी बेटी खुद तलाक चाहती है। बजाय कि तुम उसे रोको, तुम नए ही प्रपंच रच रही हो। अरे छोड़िए अवनी के पापा, आप जानते ही क्या है ये घर का खर्चा कैसे चलता है, इस बारे में सिर्फ मुझे पता है। हर दिन की चिक चिक किट किट मैं रोज रोज नहीं सह सकती। अगर मुझे पैसे कमाने का मौका मिला है तो मैं पैसा जरूर कमाऊंगी, फिर बेशक उसके लिए मुझे अपनी बेटी की शादी को दांव पर क्यों न लगाना पड़े। वैसे भी वो निखट्टू किसी काम का तो है नहीं, पूरे दिन घर में ही बैठा रहता है। अगर वो अमीरजादी उस पर मरती है तो क्यों ना मैं उससे हमारा काम निकलवा लूं। अनिल ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, अच्छा, तो इसका मतलब जब गौतम वो पेपर साइन करवा लेगा तो तुम अवनी और गौतम का तलाक रुकवा दोगी ना, और दोबारा उनके बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी? अरे आपका दिमाग फिर गया है क्या? आपने मुझे इतना दूध का धुला समझा हुआ है? मैंने भी दुनिया के कई रंग देखे हैं। इस आवारा आदमी के हाथों में अपनी लड़की थोड़े ही ना सौंप सकती हूँ। अरे ये तो बस एक नाटक है। एक बार बस ये साइन करवा कर ले आए, उसके बाद वो कौन और हम कौन, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ गौतम अग्रवाल इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंचा और वहां पर उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, हाय, मुझे अवनी अग्रवाल से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन सर वो तो कुछ ही देर पहले मिस्टर सौरभ अग्रवाल के साथ कुछ गेस्ट को रिसीव करने के लिए होटल लेमन ट्री में गई हैं। गौतम को ये सुनकर काफी अटपटा लगा और उसने सोचा, लेकिन गेस्ट को रिसीव करने के लिए तो एक और डिपार्टमेंट है। अवनी तो कभी भी गेस्ट को रिसीव करने के लिए नहीं जाती। और सौरभ अग्रवाल, वो क्यों उसे लेकर गए हैं? और अवनी उनके साथ चली कैसे गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। गौतम ने
अवनी को कॉल मिलाया, लेकिन अवनी ने फोन रिसीव नहीं किया। यहाँ अवनी होटल रूम के बेड पर बैठी हुई जमीन को देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। और वहीं बगल में टेबल पर सौरभ अग्रवाल अपने 2-3 क्लाइंट्स के साथ बैठा हुआ बातचीत कर रहा था। अवनी ने उसे टोकते हुए कहा, ताऊ जी, ये रीमा अभी तक क्यों नहीं आई है? देखिए, अगर वो अगले 10 मिनट में नहीं आई तो मैं चली जाऊंगी। रीमा असल में हो सकता है उसका प्लेन लेट हो गया हो, हम तो नहीं जानते ना। लगभग 10 मिनट बीत गए और अवनी जैसे ही वहां से जाने लगी कि रूम का दरवाजा खुला। दरवाजे के अंदर घुसते हुए एक मिडिल एज की औरत आई, जिसको देखते ही अवनी चिल्लाई, रीमा, कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आओ यहाँ बैठो। रीमा भी अवनी के गले मिली। जैसे ही वो लोग बैठे, अवनी की नजर रीमा के पीछे आए एक आदमी पर पड़ी, जिसको देखते ही वो चिल्ला पड़ी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आखिर ये कौन आदमी था जिसको देखकर अपने सामने रूपेश को देखकर तिल मिला उठी थी। मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किसकी इजाजत से आए हो? जब रीमा ने अवनी की बात सुनी तो कहा, अरे अरे अवनी, क्या हो गया? शांत रहो, इतना हड़बड़ा क्यों गई हो? वो मैं अवनी अपनी बात पूरी करती कि उसके पहले सौरभ ने उससे कहा, अवनी काम डाउन, क्या हो गया? ये लो पानी पियो। सौरभ ने बात को ठंडा करते हुए रीमा से कहा, नहीं नहीं रीमा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली अवनी थोड़े दिनों से अपसेट रहती है ना, इसलिए वो इस तरह बिहेव कर रही है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जानते नहीं कि रूपेश ने क्या किया है? ये यहाँ पर किसके कहने पर आया है? मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालिए। रूपेश चुपचाप खड़ा हुआ अवनी की बातें सुन रहा था और उसे एक टक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे थे। यहाँ दूसरी ओर होटल से निकलने के बाद से गौतम की हालत पतली थी, क्योंकि रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम था कि वो चाहकर भी गाड़ी को जल्दी होटल तक नहीं ले जा सकता था। और वैसे भी उस होटल और अवनी के ऑफिस के बीच का डिस्टेंस 50 किलोमीटर था, जिसे तय करना उस मेन रोड पर गौतम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अरे, मैं अवनी के पास कैसे पहुंचूंगा? अवनी से एक तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मेरी कॉल नहीं उठा रही, और सौरभ अग्रवाल मेरा कॉल उठाएंगे नहीं। पता नहीं ये ट्रैफिक कितनी देर में खत्म होगा। जहां गौतम ट्रैफिक से निकलने के लिए पागल हुए जा रहा था, वहीं दूसरी ओर रूपेश को देखकर अवनी का पारा बढ़ता चला जा रहा था। तुम यहाँ से निकलते हो या मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। सौरभ ने अवनी को रोकते हुए उसे पीछे अपनी तरफ खींचा और मुस्कुराते हुए रीमा से कहा, रीमा, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस, बट आप और रूपेश यहीं बैठिए, मैं 2 मिनट अवनी से बात करके आया। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। रीमा ने सौरभ को रोकते हुए पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट मिस्टर सौरभ? मुझे लग रहा है अवनी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। रूपेश, क्या हुआ? क्या तुम अवनी को जानते हो? और ये क्या हो रहा है? रूपेश ने कपकपाती हुई आवाज में बोलना शुरू किया, मैं अवनी को जानता। मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लक्षण मैं पहले ही देख चुकी हूँ और अब बेहतर यही होगा कि तुम मेरी नजरों से दूर रहो। सौरभ ने अवनी को चुप करवाते हुए पीछे खींचा और अपने साथ टेबल पर उसे बिठाया और उसने रूपेश से कहा, रूपेश, तुम आराम से बैठो, मैंने कहा ना, मुझे बस 2 मिनट का वक्त दो। सौरभ ने धीमी आवाज में बात करते हुए कहा, अवनी, इधर देखो, मेरी बात सुनो। देखिए अंकल, आप जो भी बोलना चाहे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये आदमी इस कमरे के बाहर चाहिए, और अगर ये बाहर नहीं जा सकता तो मैं चली जाती हूँ। अवनी, स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो इस तरीके से रिएक्ट करो। सौरभ ने अवनी को डांटते हुए कहा, लेकिन अंकल, हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ आपने साफ साफ देखा। ये किस तरह से फिरोज मलिक के आगे झुक गया था। इसने घुटने टेक दिए थे और मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैं इसके लिए अजनबी हूँ। और आज ये फिर से यहाँ पर आया है। मुझे पता है अपने किसी न किसी गलत मकसद के लिए यहाँ पर आया होगा, और मैं इसको इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। इसे यहाँ से निकाल के। ऐसा कहते हुए अवनी रूपेश की तरफ गुस्से में दौड़ी और उसने रूपेश को जोर से धक्का मारा। निकल जाओ इस रूम से। रूपेश ने एक मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, रूम से? रूपेश वहां से निकल ही रहा था कि तभी सौरभ ने रूपेश का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए अवनी से कहा, क्या बदतमीजी अवनी, मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना, तुम यूं क्यों पागलों की तरह उठकर आई और इसको धक्का मारा? माफी मांगो इससे। माफी? माफी मांगे मेरी जूती। मैं रूपेश से माफी नहीं, मैं तो इसकी शक्ल पर थूकना पसंद करूंगी।
सौरभ ने अवनी को वार्न करते हुए कहा, अवनी, रूपेश रीमा को अच्छे से जानता है। वो यहाँ आ रही थी, इसलिए मैंने रूपेश को भी साथ साथ इनवाइट कर दिया। और याद रखो, हम यहाँ पर पर्सनल मैटर्स डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं। तुम्हें पता है कि रीमा हमारी बहुत पुरानी क्लाइंट है, और उसके सामने अगर तुम उसके गेस्ट के साथ इस तरह बदतमीजी करोगी तो हमने जो अपनी मार्केट में इतनी अच्छी इमेज बनाई है वो सिर्फ इसी वजह से खराब हो जाएगी। और ये मत भूलना कि यहाँ पर तुम अग्रवाल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हो, तो अब वही करो। सौरभ ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए अवनी को चुप रहने का इशारा किया और बड़ी बड़ी आंखें करके उसे कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, जिस वजह से अवनी चुप तो हो गई, लेकिन वो अभी भी गुस्से में दिखाई दे रही थी। रीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर ये सब क्या चल रहा है, इसलिए वो सौरभ के पास गई और उसने कहा, क्या हुआ मिस्टर सौरभ अग्रवाल, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैंने आपसे अभी पहले भी पूछा है, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, अगर कोई गड़बड़ है तो मुझे बता दीजिए, हो सकता है मैं इसमें आपकी कोई मदद कर सकूं। सौरभ ने रीमा को जवाब देते हुए कहा, नो रीमा जी, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है अवनी का, वो मेरी भतीजी है और थोड़ी सी गुस्से वाली और नखरे वाली भी है। गुस्सा हमेशा इसकी नाक पर चढ़ा रहता है। आप आराम से यहाँ पर बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अवनी आराम से आपके साथ बैठकर बात करेगी, है ना अवनी बेटा? ऐसा कहते हुए सौरभ ने अवनी के सिर पर हाथ फेरा और उसे आराम से वहां पर बैठने के लिए कहा। अवनी के सामने रीमा बैठी हुई थी, लेकिन रीमा के पीछे रूपेश था, जिसके चेहरे की झलक बार बार अवनी को देखने पर अंदर ही अंदर परेशानी हो रही थी। लगभग 2 मिनट तक बात करने के बाद वो बेड से खड़ी हो गई। उसे देखकर सौरभ फिर से परेशान हो गया। जहां अवनी रूपेश के दोबारा उसके सामने आ जाने से परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ गौतम भी ट्रैफिक में उलझा हुआ था। अरे यार, ये गाड़ी रेंग रेंग कर आगे क्यों बढ़ रही है? इस तरह तो मैं अवनी के पास पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ये जाम तो बहुत लंबा दिख रहा है, मुझे शॉर्टकट ले लेना चाहिए था। अब तो मेरे चारों तरफ गाड़ियां हैं, यहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। दोबारा अवनी को कॉल ट्राई करता हूँ। गौतम अवनी को कॉल पर कॉल किए जा रहा था, लेकिन अवनी का फोन साइलेंट पर था और उससे दूर पड़ा था, जिस वजह से ना ही स्क्रीन पर गौतम की आ रही कॉल दिखी और ना ही उसे वाइब्रेशन का पता चला। वो तो बस रूपेश और सौरभ के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अवनी को यूं खड़ा हुआ देखकर रीमा ने उससे पूछा, क्या हुआ अवनी, तुम यूं अचानक खड़ी क्यों गई? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? रीमा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और इस वक्त मैं बिल्कुल भी ठीक मूड में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे खराब मूड की वजह से हमारे जो बिजनेस रिलेशंस हैं उनमें कोई परेशानी पैदा हो। इसीलिए अभी मुझे जाना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ेगा। शायद मुझे नहीं, अंकल को पछताना पड़ेगा। प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। ऐसा कहकर अवनी दरवाजे से बाहर निकल गई। सौरभ ने रीमा से कहा, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो भी अवनी के पीछे पीछे रूम से बाहर निकल गया। अवनी लॉबी में ही पहुंची थी कि सौरभ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अवनी, तुम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे तुम्हें मजबूरन अग्रवाल इंडस्ट्रीज से निकालना होगा। और अगर तुम गुस्से में आकर मुझे कहने वाली हो कि मैं तुम्हें निकाल दूं, तो मैं पहले ही बता दूं कि ये तुम्हारा बहुत बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि तुम्हें अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशंस पता है। ऊपर से तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, बल्कि वो तो 2 और ही परियों को घुमाने के चक्कर में फंसा हुआ है। तुम्हें पता है ना कि रीमा जी एक बहुत ही अच्छी औरत है। और रही बात रूपेश की, तो वो उनके साथ आया है। जब उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया तो मैं मना नहीं कर पाया। तुम ही बताओ, हमारी इतनी पुरानी क्लाइंट अगर हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रही है तो क्या हमें ऐसा सब करना नहीं चाहिए कि हम उनकी बात मान लें? ये अग्रवाल इंडस्ट्रीज का मामला है। सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सौरभ जिस प्लान के बारे में सोच रहा था उसके बारे में न तो गौतम जानता था और न ही अवनी। वो दोनों ही इस प्लान से बेखबर अपनी अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ रहे थे। यहाँ गाड़ी में गौतम को थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि गाड़ियां अब थोड़ी तेज चलने लगी थी और वो तेजी से गाड़ी चलाकर आगे निकलता जा रहा था। उसने खुद से बोला, लगता है अब अवनी तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। अब तो ट्रैफिक क्लियर ही दिख रहा है, अब मैं आराम से अवनी तक पहुंच जाऊंगा। ऐसे तैसे वो गाड़ी कंट्रोल की, जिसके बाद गाड़ी धड़ाम से एक दीवार के नजदीक आकर टकरा गई। जब गौतम ने देखा कि गाड़ी को ऑलरेडी ब्रेक लग चुका है, तब उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और वो खुद से बोला, इतनी मुश्किलें क्यों आ रही हैं? मैं अवनी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? 25 कदम दूर एक कार मैकेनिक की दुकान दिखाई दी। अवनी, प्लीज पिक अप द फोन यार।
ऐसा बोलते हुए गौतम ने एक और बार अवनी को कॉल मिलाया, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। यहाँ दूसरी ओर सौरभ अवनी को अंदर ले गया और अवनी चुपचाप जाकर उनके सामने बैठ गई। सौरभ ने माहौल में थोड़ी गर्मी लाते हुए कहा, सो एवरीबॉडी, रीमा जी को गाने बड़े पसंद हैं, इसलिए मैंने एक प्राइवेट कंसर्ट की टिकट्स खरीदी हैं और आई होप हम सभी को वहां पर मजा आएगा। और मैं किसी के मुंह से कुछ ना नुकुर नहीं सुनना चाहता। हम सभी लोग उस कंसर्ट में जाने वाले हैं और वहां खूब एंजॉय करेंगे। अवनी उदासीन सा चेहरा बनाकर बैठी हुई थी, लेकिन वो सौरभ को इनकार करने की हालत में नहीं थी, क्योंकि पहले ही रुपेश के वहां पर होने से वो आपत्ति जता चुकी थी। लेकिन उसकी बात सौरभ नहीं सुन रहा था, बल्कि वो तो अपनी ही बात अवनी पर थोपे जा रहा था। अवनी को कंसर्ट में ले जाकर सौरभ उसके खिलाफ क्या प्लान कर रहा था,